अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स इन गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो प्री एक्लेम्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री एक्लेम्शिया प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले हाइपरटेंशन की एक कैटेगरी है, एक कंडीशन है, एक सीवियर फॉर्म है। प्री एक्लेम्शिया जो गेस्टेशनल हाइपर, देखिए दो टाइप्स के हाइपरटेंशन होते हैं अगर हम प्रेगनेंसी से कंपेयर करें। एक गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है और एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है वो प्रेगनेंसी की वजह से स्टार्ट होने वाला ब्लड प्रेशर, इंक्रीज होने वाला ब्लड प्रेशर है, जिसे हम पीआईएच कहते हैं। और जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है, जो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता। मदर जो है पहले से ही हाइपरटेंसिव होती है, हाइपरटेंशन की मरीज होती है, किसी और रीजन की वजह से मदर का बीपी ज्यादा होता है, तो इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जो प्री एक्लेम्शिया है, ये प्री एक्लेम्शिया गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की एक कैटेगरी है और सीवियर फॉर्म है। पीआईएच में जो है सीवियरिटी नहीं आती, पीआईएच स्टार्टिंग कंडीशन होती है। लेकिन अगर मदर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल न किया जाए तो पीआईएच से मदर प्री एक्लेम्शिया में चली जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्री एक्लेम्शिया में क्या कंडीशंस होती हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कैसे हम प्री एक्लेम्शिया को मैनेज करते हैं। Preeclampsia is a pregnancy-specific hypertensive disorder that develops after 20 weeks of gestation. Preeclampsia pregnancy-specific hypertension वही PIH की एक कंडीशन है जो 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है। देखिए फौरन से ही 20 वीक्स के बाद पेशेंट को, मदर को प्रीक्लेम्शिया नहीं हो जाता। 20 वीक्स के बाद इसीलिए क्योंकि हमने पीआईएच को डिटेल से पढ़ा है कि पीआईएच क्यों होता है, प्लासेंटल पुअर प्लासेंटल डेवलपमेंट की वजह से स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग प्रॉपर तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को पीआईएच का मसला होता है प्रेगनेंसी में। तो ये आप पीआईएच की वीडियो को डिटेल से देखें, स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग वहाँ हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया है। तो 20 वीक्स के बाद इसीलिए होता है क्योंकि जो स्टार्ट में प्लासेंटा डेवलप हो रहा होता है, 12 वीक्स तक प्लासेंटा की डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो स्पाइरल आर्टरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता 20 वीक्स तक जाकर प्रॉपर स्पाइरल आर्टरी वाइड होती है। तो जब स्पाइरल आर्टरी प्रॉपर तरीके से वाइड नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर फौरन से इंक्रीज नहीं होता। स्टार्ट में जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा छोटा होता है तो प्लासेंटा को इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना पड़ता, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो की नीड नहीं होती, इसीलिए प्लासेंटा की वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, तो ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज होता। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, बेबी का वेट बढ़ने लगता है, बेबी को फिर बेबी की जो डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, तो उसकी वजह से फिर प्लासेंटा का वर्कलोड बढ़ जाता है और प्लासेंटा की जब अगर ब्लड वेसल्स प्रॉपर वाइड नहीं होती, वो नैरो रह जाती हैं, जिसकी वजह से प्लासेंटा पर प्रेशर पड़ता है और प्लासेंटा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है जो मदर के ब्लड में रिलीज होते हैं, मदर की ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से फिर मदर का ब्लड प्रेशर इंक्रीज शो हो रहा होता है प्रेगनेंसी में। इसीलिए इसे हम गेस्टेशनल या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर सिर्फ मदर का ब्लड प्रेशर है तो वो पीआईएच है, अगर ब्लड प्रेशर के साथ मदर के और सिम्टम्स भी आ रहे हैं देन वो फिर प्रीक्लेम्शिया में चली जाती है। कैरेक्टराइज बाय प्रीक्लेम्शिया को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन। न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन मतलब कि 20 वीक्स से पहले मदर का कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता था, जैसे ही 20 वीक्स गुजरे मदर का बीपी बढ़ने लग गया, मोर देन 140/90 mmHg मदर का बीपी होने लग गया कि 140 सिस्टोलिक, मोर देन 140 से ऊपर सिस्टोलिक एंड 90 से ऊपर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आने लग गया। ऑन 2 ओकेजन्स एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके पास मदर आई, आपने बीपी चेक किया 140/90, आपने कहा नहीं ये तो प्री एक्लेम्शिया की पेशेंट है। नो, आप पेशेंट को जो है एटलीस्ट आप जो है 2 ओकेजन्स रिपीटेडली 2 to 3 आप ओकेजन्स में चेक करेंगे, मीन्स कि आपने 4 घंटे बाद दोबारा से ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी है और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपने रीडिंग लेनी है। और अगर उन 2 to 3 टाइम्स में आपको मदर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है देन आप कंफर्म कर देंगे कि यस मदर इज पीआईएच पेशेंट। एक तो ये हो गया, आपने हाइपरटेंशन देख लिया, आपको 20 वीक्स के बाद 140/90 से ज्यादा ब्लड प्रेशर की रीडिंग मिल रही है, ये हो गया। और सेकंड ये कि आपके पास अब सिर्फ हाइपरटेंशन था तो वो पीआईएच था। अब हाइपरटेंशन के साथ ये फर्दर ये जो बिलो सिम्टम्स दिए हुए हैं ये भी आने लग गए, देन फिर आप कंसीडर करेंगे कि अब मदर प्रीक्लेम्शिया की पेशेंट है। प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन का आना, यूरिन में प्रोटीन का पॉजिटिव होना। आपके पास यूरिन डीआर की रिपोर्ट में नीचे कॉलम्स दिए हुए
होते हैं उसमें प्रोटीन नील लिखा हुआ होता है। अगर वहाँ पर प्रोटीन प्लस में आ रहा है, मोर देन 1 प्लस आ रहे हैं, 1 प्लस है, 2 प्लस है, तो वो फिर कंडीशन अब डिक्लेयर करती है कि अब मदर प्री एक्लेम्शिया की पेशेंट है। हाई ब्लड प्रेशर विद प्रोटीन यूरिया ये कंफर्मेटरी है प्री एक्लेम्शिया का सिम्टम। इट अकर्स ओनली प्रेगनेंसी एंड रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है प्री एक्लेम्शिया, और डिलीवरी के बाद ये रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि प्लासेंटा की वजह से हो रहा है। जब प्लासेंटा ही डिलीवर हो जाता है तो फिर मदर की ये कॉम्प्लिकेशन भी रिजॉल्व हो जाती है। कॉजेज ऑफ प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्यों होता है, रीजन क्या है प्री एक्लेम्शिया के? प्री एक्लेम्शिया के रीजन वही पीआईएच वाले ही रीजन हैं कि पीआईएच में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एबनॉर्मल प्लासेंटेशन, पुअर ब्लड फ्लो टू प्लासेंटा। एबनॉर्मल प्लासेंटेशन मीन्स कि प्लासेंटा डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से प्लासेंटा की तरफ आने वाला ब्लड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं जाता और प्लासेंटा पर बर्डनाइज आता है बहुत ज़्यादा, तो प्लासेंटा फिर टॉक्सिसिटी रिलीज करता है। प्लासेंटल इस्कीमिया, रिलीज ऑफ टॉक्सिक फैक्टर्स। प्लासेंटा इस्कीमिया, ब्लड वेसल्स नैरो होने की वजह से प्लासेंटा का ब्लड फ्लो अफेक्टेड होता है, और प्लासेंटा जब प्रेशर में आता है तो वो अपने प्रेशर की वजह से मैटरनल ब्लड में टॉक्सिक फैक्टर्स को रिलीज करता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन डैमेज। एंडोथेलियल डिसफंक्शन में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब नेरो ब्लड वेसल्स नेरो हो जाती हैं, तो नेरो होने की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स के इंटरनल लाइनिंग को एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, वो एंडोथेलियल लाइनिंग डिस्फंक्शन होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से मदर के ऑर्गन डैमेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हैं रीजन प्री एक्लेम्शिया के। एग्जैक्ट कॉजेज अननोन, इसके अलावा और कोई कॉज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि क्यों गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मेन अभी तक एक ही रीजन दिखाई दिया है, वो है पुअर स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग। अब जो है प्री एक्लेम्शिया को दो कैटेगरीज में रखा है, एक माइल्ड कैटेगरी में, एक सीवियर कैटेगरी में। माइल्ड के सिम्टम के अकॉर्डिंग मदर को प्रेगनेंसी में माइल्ड की तरह मैनेजमेंट दी जाती है, और अगर सीवियर हो गया तो फिर उसमें हम सीवियरिटी वाली मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। पहले तो हम सिम्टम्स को देखेंगे कि माइल्ड में क्या सिम्टम्स आते हैं और सीवियर में क्या सिम्टम्स आते हैं, देन हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। माइल्ड हाई बीपी, मदर का ब्लड प्रेशर माइल्ड होगा, मींस के 140/90 से ज़्यादा तो होगा, लेकिन 160/110 से कम होगा। अगर मदर का बीपी 140 से 160 के बीच बीच में है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 से 110 के बीच बीच में है, तो वो कैटेगरी आती है माइल्ड प्री एक्लेम्शिया की। माइल्ड स्वेलिंग रहेगी, हैंड्स में रहेगी, फीट में, पैरों में और फेस पर रहेगी। स्वेलिंग क्यों होती है? स्वेलिंग इस वजह से होती है कि ब्लड वेसल्स के प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है वो रप्चर होती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लूइड होता है वो लीक होकर टिश्यू में जमा हो रहा होता है, तो वो फिर हाथों में, पैरों में स्वेलिंग आ रही होती है। प्रोटीन यूरिया आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? मोर देन 1 प्लस आपको मिलेंगे, मीन्स के 1 या 2 प्लस आपको मिलेंगे। डिप्स्टिक या यूरिन डीआर की रिपोर्ट में आपको 2 प्लस मिलेंगे, एक से ज्यादा प्लस पॉजिटिव होगा। और वेट गेन मदर का होगा सडनली ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, क्योंकि ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से जो फ्लूइड है वो टिश्यूज में जमा होगा, तो फ्लूइड के रिटेन रहने की वजह से मदर का वेट ज़्यादा गेन हो रहा होगा। इसीलिए हम मदर का हर विजिट पर वेट चेक करते हैं, बीएमआई देखते रहते हैं। तो आपके पास माइल्ड सिम्टम में क्या आ गया? ब्लड प्रेशर अंडर 140 टू 160 एंड 90 टू 110, और माइल्ड स्वेलिंग रहेगी कहाँ कहाँ? हैंड्स, फीट एंड फेस पर। प्रोटीन यूरिया आपको 1 या 2 प्लस मिलेंगे, और वेट गेन रहेगा मदर का। ये है माइल्ड सिम्टम प्री एक्लेम्शिया के। अगर हम सीवियर सिम्टम्स की तरफ जाएं कि सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सीवियर हाइपरटेंशन होगा। बीपी अब यहाँ पर 160/110 से अबव मिलेगा आपको, मोर देन 160/110 बीपी रहेगा। सीवियर प्रोटीन यूरिया रहेगा, 3 प्लस या 4 प्लस आपको अब यहाँ पर यूरिन में मिलेंगे प्रोटीन के। सीवियर हेडेक होगा, परसिस्टेंट अनरिलीव। मदर को सीवियर हेडेक रहेगा, परसिस्टेंट हर वक्त रहेगा। अनरिलीव मतलब कि वो मेडिसिन मिलेगी लेकिन आराम नहीं आएगा, हेडेक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन यूरिन में पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं ब्रेन, लिवर और किडनीज ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ब्रेन की वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है, अगर सीवियर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल न किया जाए तो ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है।
विजुअल डिस्टरबेंस, ब्लर्ड विजन और टेम्पररी लॉस ऑफ विजन। विजुअल डिस्टरबेंस, देखने में मसला होगा पेशेंट को, उसे आंखों के सामने धुंधलापन नजर आएगा और सम टाइम तो टेम्पररी तौर पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा, अंधेरा छा जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन की ब्लड वेसल्स की प्रेशर की वजह से जो नजर नजर पर भी अफेक्ट पड़ेगा पेशेंट की। राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगेस्ट्रिक पेन रहेगा राइट अपर क्वाड्रेंट पर। किस वजह से? क्योंकि राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होता है, लिवर होता है। लिवर की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सबसे ज़्यादा जो ब्लड के प्रेशर अफेक्ट करता है वो लिवर, किडनी और ब्रेन को करता है। तो लिवर की भी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा तो लिवर रप्चर भी हो सकता है, इतना अफेक्ट करता है ये। ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, रिनल फेलियर हो सकता है पेशेंट को। ओलिगोयूरिया, लो यूरिन आउटपुट। ओलिगोयूरिया कहते हैं कि यूरिन प्रोडक्शन कम बनेगी। क्यों कम बनेगी? क्योंकि जो है ब्लड का जो फ्लो होगा वो किडनीज तक प्रॉपर नहीं पहुंच सकेगा। किडनी तक प्रॉपर ना पहुंचने की वजह से जो किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में वो भी बढ़ेंगे, फिल्टर प्रॉपर नहीं हो सकेंगे। यही रीजन है कि आपको यूरिन में प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव आपको नजर आ रहा होता है। ओलिगोयूरिया, किडनीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी सर्कुलेशन अफेक्टेड होती है, इवन के लंग्स भी आपके अफेक्टेड होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटिलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं वो कंडीशन जिनमें बॉडी का ब्लड का प्लेटिलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्लेटिलेट्स काउंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्लड वेसल्स जो है हेमरेज होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं। तो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म के तौर पर जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो जाकर उन ब्लड वेसल्स पर चिपक जाते हैं उनको रिकवर करने के लिए। तो फिर बॉडी में ब्लड प्लेटिलेट्स की डेफिशिएंसी नजर आ रही होती है। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स आपको बड़े में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी लिवर रप्चर होगा, सॉरी, लिवर जब डैमेज होगा, लिवर के सेल डैमेज होते हैं तो लिवर के एंजाइम आपको फिर सीरम में बड़े में मिलते हैं। आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन अफेक्ट होगी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो लिवर, ब्रेन और किडनी और इवन के लंग्स की भी होगी। तो आपके पास ये किडनी ऑर्गन फेलियर में ये ऑर्गन्स के भी फेल हो सकते हैं। लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और पल्मोनरी भी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ये इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इसीलिए हमने इसको कैटेगराइज किया है माइल्ड सिम्टम और सीवियर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। आपने अब सिम्टम्स देख लिए कि माइल्ड में क्या कंडीशन पेशेंट की है, सीवियर में क्या है। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट देते हैं पेशेंट को। अब यहाँ देखिए आपको मैनेजमेंट दी हुई है माइल्ड प्रीएक्लेम्पिया की। अगर पेशेंट के वो माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में क्या मैनेजमेंट देंगे? आपने बीपी मॉनिटर, बीपी एंड सिम्टम्स रेगुलरली आपने बीपी को मॉनिटर करना है, विजिट्स बढ़ा देने हैं पेशेंट के, हर विजिट पे बीपी चेक करना है और उन सिम्टम्स को देखते रहना है कि कहीं पेशेंट सीवियर की तरफ तो नहीं जा रही, सीवियर वाले सिम्टम्स को देखते रहना है। फीटल मॉनिटरिंग आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और फीटल मॉनिटरिंग आप बायोफिजिकल प्रोफाइल डिटेल से देखेंगे कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, बच्चा आईयूजीआर की तरफ तो नहीं जा रहा, एफएचएस वगैरह नॉर्मल है। क्योंकि प्लासेंटल सर्कुलेशन अफेक्टेड होती है तो बच्चे के लिए भी मसला हो सकता है। लैब टेस्ट आप करवाते रहेंगे। अब यहाँ आप एलएफटीज करवाते रहेंगे, देखते रहेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के, लिवर में सीरम लिवर के एंजाइम बढ़े हुए तो नहीं मिल रहे, एलिवेटेड तो नहीं मिल रहे। किडनी फंक्शन आप देखेंगे जिसमें आप यूसीई करवाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, और प्लेटिलेट्स आपको सीबीसी में आप प्लेटिलेट्स को भी देखते रहेंगे कि कहीं पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं हो रही है। नो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, रिड्यूस एक्टिविटी। ना तो आपने पेशेंट को बहुत स्ट्रिक्ट हर वक्त बेड रेस्ट का कहना है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने को कहना है। नो मेडिसिन अनलेस बीपी 160/110। ठीक है, आपके पास दो मेडिसिन की कैटेगरीज आती हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर में आप देते हैं लेबिटालोल, हाइड्रोलाजिन। ये सीवियर कंडीशन होती है। अगर बीपी आपके पास 160/110 पे आ रहा है तो फिर आप लेबिटालोल, हाइड्रोलाजिन ये देते हैं। अगर बीपी आपके पास 150 मीन्स के 140 से ऊपर है और 160 से कम है तो उस कंडीशन में, माइल्ड वाली कंडीशन में, हम देते हैं मिथाइल डोपा टेबलेट देते हैं पेशेंट को। टेबलेट एल्डोमेट के नाम से आती है, वो आप पेशेंट को ओरली देते रहते हैं ताकि बीपी 160-110 से ऊपर ना जाए। लेकिन अगर बीपी 160-110 से ऊपर चला गया देन फिर आप लेबिटालोल और हाइड्रोलाजिन की तरफ जाते हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं। बीपी अगर कंट्रोल ना हुआ तो फिर ऑर्गन डैमेज की तरफ पेशेंट जाता है।
डिलीवर एट 37 वीक्स और अर्लियर इफ कंडीशन वर्सन। आपने देखना है कि पेशेंट प्री एक्लेम्पशिया की पेशेंट है, जैसे ही 37 वीक्स पूरे हुए आपने पेशेंट को डिलीवर करवाना है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप इंडक्शन देकर डिलीवर करवाएंगे, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आप सिजेरियन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उस दौरान पेशेंट एक्लेम्पशिया में चली गई या सीवियर हाइपरटेंशन है जो अनकंट्रोल प्री एक्लेम्पशिया है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, देन आप अर्जेंट डिलीवर करवाएंगे मदर की जान बचाने के लिए। वो थे मैनेजमेंट ये है माइल्ड प्री-एक्लेम्पशिया की। अब सीवियर प्री-एक्लेम्पशिया में हम क्या मैनेजमेंट देते हैं। सीवियर प्री-एक्लेम्पशिया एक क्रिटिकल कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें मदर को कभी भी घर में नहीं रहना चाहिए। मदर की जान को खतरा हो सकता है, कभी भी कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इस कंडीशन में अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। इमीडिएट एडमिशन फॉर क्लोज मॉनिटरिंग, एडमिट करेंगे पेशेंट को, मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए ये प्री एक्लेम्पशिया सीवियर फॉर्म है, क्योंकि अगर सीवियर फॉर्म में पेशेंट चलेगी तो कभी भी पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, एक्लेम्पशिया में वो जा सकती है। तो आपने पेशेंट को एडमिशन करना है और मेडिकेशन आप देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट टू प्रिवेंट सीजर्स। मैग्नीशियम सल्फेट का एक इंजेक्शन आता है, वो आप देते हैं सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आप एक्लेम्पशिया हो गया तब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं और सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में भी। सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में इसलिए आप देते हैं ताकि मदर एक्लेम्पशिया में ना जाइए। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता, ये सिर्फ फिट्स को, झटकों को, सीजर्स को कंट्रोल करता है। तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी आपने अलग से मेडिसिन देनी है। तो एंटी हाइपरटेंसिव फॉर बीपी, अगर बीपी मोर देन 160/110 है देन आपने लेबिटालोल, हाइड्रोलाजिन, निफिडिपिन, ये तीनों प्रेगनेंसी में सेव होती हैं। तो ज्यादातर जो प्रैक्टिस में है वो लेबिटालोल है। आप फिर लेबिटालोल देते हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। आपने पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट के फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए आपने मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोज है वो आपने स्टार्ट कर दी। ये प्रोटोकॉल चलता है 24 आवर्स तक मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे देते हैं उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे डिटेल से कि मैग्नीशियम सल्फेट देने का क्या तरीका है। तो आपको पता होना चाहिए आप मैग्नीशियम सल्फेट देंगे पेशेंट को फिट्स से बचाने के लिए, एंटी हाइपरटेंशन देंगे आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, फीटल मॉनिटरिंग आप करते रहेंगे, अल्ट्रासाउंड और बायोफिजिकल प्रोफाइल बच्चे का आप जो है वेट, लाइकर, हर चीज प्रॉपर देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है। टाइम ऑफ डिलीवरी आप डिसाइड करेंगे 34 वीक से पहले। अगर मदर की कंडीशन सीवियर है, क्रिटिकल है, प्री एक्लेम्पशिया में मदर सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में आ गई है, तो आप डिलीवरी को 24 टू 48 आवर्स तक डिले करें। अगर मदर की कंडीशन स्टेबल है, मीन्स क्या बीपी वीपी कंट्रोल हो गया है, फिट्स नहीं आ रहे, तो आप 24 से 48 आवर्स तक जो है डिलीवरी डिले करें। क्यों? क्योंकि उस दौरान आप मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए। 34 वीक से पहले बच्चे के लंग्स मेच्योर नहीं होते, सर्फेक्टेंट नहीं बना होता, तो आप 48 आवर्स के लिए इसीलिए ही डिले करेंगे ताकि आप मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज लगाएं। मीन्स कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपके पास डेक्सा इंजेक्शन आता है, आप डेक्सा इंजेक्शन मदर को लगाते हैं, 12 mg की एक डोज आईजी लगाते हैं और 12 घंटे बाद वो दूसरी डोज को रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा जब डिलीवर होता है, प्री मेच्योर भी वो डिलीवर होता है, उसको रिस्पायरेटरी इश्यूज ज़्यादा नहीं आते, बच्चा फिर इंक्यूबेटर में सर्वाइव कर लेता है। तो बच्चे की प्रिवेंशन के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर को लगाते हैं। अगर मदर के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया में, तो आप 48 आवर्स तक वेट करके बच्चे को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी डिलीवरी इफ मैटरनल और फीटल कंडीशन वर्सन, एक्लेम्पशिया, एब्रप्शन, डिस्ट्रेस। ये कह रहे हैं कि अगर मदर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, जैसे कि मदर को अब फिट्स आ गए, एक्लेम्पशिया में चली गई है, प्लासेंटल एब्रप्शन हो गया या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो फिर आप बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे। सर्विक्स फेवरेबल है, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, बच्चा नीचे आ रहा है, आप फौरन से डिलीवर करवाएंगे। सर्विक्स फेवरेबल नहीं है तो आप फौरन से सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे और मदर की जान को बचाएंगे। ये थे आपके पास सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया की मैनेजमेंट। मैग्नीशियम सल्फेट की डोज पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि मैग्नीशियम सल्फेट को आप किस तरह से देते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री एक्लेम्पशिया, आपके पास प्री एक्लेम्पशिया अगर हो गया तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो प्री एक्लेम्पशिया से मदर एक्लेम्पशिया में जा सकती है, मदर को झटके आ सकते हैं और झटके आ गए तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है कि सम टाइम मदर कोमा में भी चली जाती है, वेंट पर भी चली जाती है एक्लेम्पशिया की पेशेंट। हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। हेल्प सिंड्रोम कलेक्शन है हेमरेजिक डिजीजेस का, जिसमें आपके पास हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस में आरबीसीज
एबनॉर्मली ब्रेक डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आरबीसीज एबनॉर्मल तौर पर ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। एलिवेटेड लिवर एंजाइम, जब लिवर के सेल्स डैमेज होंगे तो लिवर के एंजाइम बढ़े हुए मिलेंगे आपको। लो प्लेटलेट्स काउंट आपको मदर के कम मिलेंगे क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी, इंटरनल डैमेज चल रहा होगा, प्लेटलेट्स काउंट की डेफिशिएंसी होगी। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है क्योंकि किडनी जो है रीनल किडनी में ही फिल्ट्रेशन का सारा मसला हो रहा होता है, यूरिन प्रोडक्शन हो रही होती है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिलने की वजह से किडनी भी डैमेज होती है। पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में फ्लूइड जमा होता है, ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल बॉडी की अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से फिर पल्मोनरी एडिमा लंग्स में क्या होता है, फ्लूइड जमा होने लग जाता है। प्लासेंटल एब्रप्शन, प्लासेंटा टाइम से पहले ही यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है अपने एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसमें क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, इंटरनल ऑर्गन डैमेज की वजह से जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे यूटिलाइज हो जाते हैं और बॉडी में सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की। लिवर रप्चर भी हो सकता है इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो लिवर भी रप्चर हो सकता है और मदर की डेथ भी हो सकती है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन IUGR हो सकता है क्योंकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से बच्चे की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। प्रीटर्म बर्थ हो सकता है। प्रीटर्म बर्थ क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर मदर की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाए तो मदर की जान बचाने के लिए टाइम से पहले ही बच्चे को डिलीवर करवाना पड़ सकता है। लो बर्थ वेट, प्लासेंटा के प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करने की वजह से बच्चे का वेट भी कम रह सकता है। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के जरिए ही बच्चे को मिलनी है। स्टिल बर्थ भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है सीवियर प्रीएक्लेम्शिया की। आपके पास एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्प्लिकेशन बताएं, सीवियर प्रीएक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेशन बताएं, मैटरनल फीटल या मैनेजमेंट, आप सीवियर प्रीएक्लेम्शिया की मैनेजमेंट बताएं, माइल्ड प्रीएक्लेम्शिया और सीवियर प्रीएक्लेम्शिया में क्या डिफरेंस है ये बताएं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हर टाइप की मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ज़रूर पेपर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।